हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमें पढ़ना है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का मेथड, जिसमें एक मेथड था डेप्रिसिएशन चार्ज टू एसेट में चार्ज होता था, यानी कि जो भी डेप्रिसिएशन लगता था वो एसेट्स अकाउंट में क्रेडिट होता था और एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करता था। दूसरा मेथड था व्हेन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन, जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करते थे जिसमें एसेट्स की जो वैल्यू है वही वैल्यू रहती थी, लेकिन उसके डेप्रिसिएशन के लिए एक सेपरेट अकाउंट प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते थे। तो वो दो मेथड हैं रिकॉर्ड करने के और दो मेथड हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के। अब वो कौन कौन से मेथड हैं? तो पहला मेथड है हमारा फिक्स्ड परसेंटेज, जिसको बोलते हैं ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, या फिर हम उसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं, या फिर हमको उसको स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। मोस्टली उसको स्ट्रेट लाइन मेथड ही बोला जाता है। और दूसरा हमारा होता है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। डिमिनिशिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जो घटती हुई वैल्यू है, जैसे अगर 1,00,000 रुपए का कोई एसेट्स है और उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया तो 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन घटाने के बाद उसकी वैल्यू कितनी बची? 90,000 रुपये बची। तो अगली बार उस 90,000 रुपये पे डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, वो होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और उसको रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं या रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं, उसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोला जाता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। आज की क्लास में स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो रिकॉर्डिंग होगी, वो दोनों मेथड, जो रिकॉर्डिंग के दो मेथड थे, एसेट अकाउंट के थ्रू जब डेप्रिसिएशन को एसेट में चार्ज करेंगे, और दूसरा जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी परचेज प्राइस प्लस कोई फ्रेट कैरेज लगा है, इंस्टॉलेशन चार्ज लगा है, तो सबको जोड़ने के बाद जो कॉस्ट आता है वो होता है हमारा ओरिजिनल कॉस्ट। ये तो मशीनरी का एग्जांपल हो गया कि चलो परचेज प्राइस दिया प्लस उसको फ्रेट एंड कार्टेज दिया, हमने कहीं से लेके आए तो ढुलाई उलाई का जो खर्चा लगा, लाने ले जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा, प्लस मशीनरी है तो इंस्टॉल कराएंगे तो उसका खर्चा जोड़ने के बाद जो टोटल कॉस्ट आया वो ओरिजिनल कॉस्ट है। वैसे सारे एसेट्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब तक कोई एसेट रेडी टू यूज़ ना हो जाए तब तक के एक्सपेंसेस को परचेज प्राइस में हम जोड़ेंगे और वो अमाउंट हमारा क्या होगा? ओरिजिनल कॉस्ट होगा। और उसमें में से जो यूज़फुल लाइफ होता है, एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ होता है, उस लाइफ के एंड में जो उसकी सेल वैल्यू होती है उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ। अब इसके बाद अगर हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट पता है तो हम उसकी हेल्प से हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी फाइंड कर सकते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब कि जो एसेट्स है उस पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगा। तो कैसे पता करेंगे? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब देखिए इसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले कि द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम फॉर एवरी ईयर, यानी जब हर साल हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो इसी बेसिस पे निकालेंगे। अगर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता है तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होगा वो हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे ही कैलकुलेट होगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100, अगर हमें रेट पता है तो हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे। इसी वजह से जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हर बार बराबर आएगा।
इसके बाद दूसरा है इफ़ द रेट ऑफ डेप्रीशिएशन इज़ गिवन, जैसे कि अभी हमने समझाया कि अगर रेट हमें पता है कि कितना % डेप्रीशिएशन हमें चार्ज करना है, तो डेप्रीशिएशन इज़ कंप्यूटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। तो डेप्रीशिएशन हम किस पे कैलकुलेट करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है इफ़ द एसेट इज़ परचेज्ड, अगर कोई एसेट हम खरीदते हैं और सोल्ड या बेचते हैं ड्यूरिंग द ईयर, जो ईयर चल रहा है उस ईयर में, तो डेप्रीशिएशन इज चार्ज फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर द एसेट इज यूज्ड, यानी जितने दिन एसेट यूज हुआ होगा उतने दिन हम डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई एसेट खरीदा जून 1 को, तो जून 1 को अगर कोई एसेट परचेज किया और ईयर एंड हो रहा है मार्च में, तो जो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे वो कितने मंथ का हो जाएगा? 10 मंथ का, 10/12 कर देंगे। लेकिन अगर कोई एसेट्स मान लीजिए हमने सितंबर 30 को सेल किया, तो भी हमने उसको अप्रैल से लेके सितंबर 30 तक यूज़ किया, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे 6/12 होगा। यानी कि कोई एसेट्स अगर हम परचेज करते हैं तो जिस दिन परचेज किया उस दिन से लेके ईयर के एंड तक का डेप्रीशिएशन लगाना पड़ेगा, और अगर कोई एसेट्स हम सेल कर रहे हैं तो ईयर के बिगिनिंग से लेकर के डेट ऑफ सेल तक का डेप्रीशिएशन हमें उस पर लगाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, अब इसके अगर हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट किया, तो इस स्ट्रेट लाइन मेथड का कुछ मेरिट होगा और कुछ डीमेरिट होगा, यानी कि कुछ फ़ायदा होगा और कुछ नुकसान भी होगा। क्या फ़ायदा होगा? पहला है इट इज़ अ सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेप्रीशिएशन। बहुत आसान सा मेथड है कि अगर हमको कहीं सेल वगैरह नहीं दिया, एक बार डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किया तो हर बार वही होगा, तो बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, हम वही अमाउंट लिखते चले जाएंगे। ठीक है। दूसरा है इन दिस मेथड एसेट कैन बी डेप्रीशिएटेड अप टू द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। हम इस मेथड में डेप्रीशिएशन कितना लगा सकते हैं? जो स्क्रैप वैल्यू है वहाँ तक हम डेप्रीशिएशन लगा सकते हैं, या ज़ीरो वैल्यू तक डेप्रीशिएशन हम लगा सकते हैं। और थर्ड है एवरी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेबिटेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन। तो जब हर साल डेप्रीशिएशन का अमाउंट बराबर होगा तो सेम अमाउंट से प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट होगा, और जब सेम अमाउंट से प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट होगा तो सो देयर इज सेम इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर। तो डेप्रीशिएशन से सेम इफेक्ट होगा हर साल। इसके बाद अब इसका नुकसान क्या है? तो डीमेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? देयर इज नो अरेंजमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन एसेट इन दिस मेथड। इस मेथड में जब हमने क्या कोई एसेट खरीदा तो अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट पे कोई इंटरेस्ट का अरेंजमेंट नहीं होता है। दूसरा है विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है वर्क इफ़िशियंसी ऑफ एसेट डिक्रीजेज एंड रिपेयर एक्सपेंसेस इंक्रीजेज। वर्क इफ़िशियंसी उस एसेट की घटती जाती है। जैसे मान लीजिए आप एक कोई मशीनरी खरीद लो, तो पहले साल वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन देगा, मान लो 1000 यूनिट का दे रहा है, तो अगली बार जो है 1000 से कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उसकी वर्क इफ़िशियंसी कम होती जाएगी। एज अ रिजल्ट इन लेटर ईयर देयर इज मोर लोड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो उससे जो हमें आउटपुट मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, वो तो धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन जो उस पर हम खर्चा कर रहे हैं धीरे धीरे एफिशिएंसी कम होगी, तो मेंटेनेंस का खर्चा, मेजर रिपेयर के चार्जेस, वो सारे क्या होंगे? बढ़ते चले जाएंगे, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे लोड ज़्यादा हो जाएगा। और लास्ट है सम टाइम इन दिस मेथड द बुक वैल्यू ऑफ एसेट बिकम निल। कभी कभी क्या होता है कि भाई जब सेम अमाउंट से है, जैसे मान लीजिए कि हमें डेप्रीशिएशन 10,000 का कोई एसेट्स है और हमने कहा कि 20% पर ईयर डेप्रीशिएशन लगाएंगे, तो 2000 रुपीज़ डेप्रीशिएशन पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और पाँचवें साल। अब यहाँ पे डेप्रीशिएशन के हिसाब से टोटल डेप्रीशिएशन कितना लगा? 10,000।
बुक वैल्यू कितनी थी 10,000, तो वैल्यू कितनी बची, नील, कुछ नहीं बचा। लेकिन फिर भी एसेट्स हमारे पास होगा, क्योंकि ऐसा थोड़े कि 5 साल के बाद वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो वो काम करता रहेगा, कुछ ना कुछ आउटपुट हमको देगा। तो ऐसे कंडीशन में एसेट्स ज़ीरो हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हमारे बिजनेस में होता है, तो ये इसके नुकसान हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसको 2-3 क्लासेस में करके हम इसके क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं। कुछ तो स्ट्रेट लाइन मेथड का सिंपल सा है जो रिकॉर्डिंग ऑफ मेथड है, फर्स्ट मेथड जिसमें एसेट में चार्ज करना है, उसमें भी सिंपल तरीके से दिया है। फिर सेल किया है, फिर कुछ पार्ट सेल कर दिया एक मशीनरी का। फिर उसके बाद दूसरा मेथड जिसमें प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। तो सारे मेथड से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लेकिन उसके लिए हमें 2-3 क्लासेस अटेंड करनी होगी उसकी। तो देखते हैं अब हम इसका आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रीशिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। दिया है, परचेज्ड अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर ₹96,000, स्पेंट ₹24,000 ऑन इट्स कार्टेज, repairs and installation, estimated useful life of machine 4 years, estimated residual value ₹72,000। हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। तो ये TVS ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अगर हमें रेट निकालना है तो सबसे पहले हमें अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन पता होना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और अपॉन नंबर ऑफ ईयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ जो दिया है। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो दिया है, यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देंगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना होगा, ओरिजिनल कॉस्ट हमारा कितना होगा, देखिए 96,000 रुपीज़ में परचेज किया, प्लस इसके कार्टेज का, फ्रेट का, इंस्टॉलेशन का टोटल हमने एक्सपेंस कितना पे किया 24,000, तभी तो यूज़ करने लायक होगा। तो ये दोनों ऐड करेंगे, हो जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू क्या दी है, रेजिडुअल वैल्यू 72,000 रुपीज़, और अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो दिया है, जो एक्सपेक्टेड है वो कितना है हमारे पास 4 ईयर दिया, तो अपॉन 4 इज इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1,20,000 माइनस 72,000 अपॉन 4 इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 48,000 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 12,000 रुपीज़ आएगा अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन। अब अगर हमें रेट ऑफ डेप्रीशिएशन निकालना है तो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना आया, 12,000 रुपीज़ आया, अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट अभी हमने निकाला था 96,000 प्लस 24,000, 1,20,000 इंटू 100। तो पहले 0 0 कैंसिल करिए, 2 0 ये कैंसिल हुआ, 2 0 यहाँ से, 12 1 ज़ा 12, तो ये इज इक्वल टू कितना आ गया 10% रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। तो अगर रेट ऑफ डेप्रीशिएशन और अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के लिए आया तो इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन मेथड में कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑन 1 अप्रैल 2014 फर्नीचर कॉस्टिंग ₹55,000 was purchased. It is estimated that its useful life is 10 years, at the end of which it will be sold for ₹5,000। तो अगर 10 ईयर इसका यूज़फुल लाइफ दिया और उसके एंड में ये 5,000 में सेल होगा तो 5,000 रुपीज़ इसकी क्या है, स्क्रैप वैल्यू है।
फिर आगे दिया है एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2015 एंड 1 अक्टूबर 2017 टू द वैल्यू ऑफ ₹9,500 एंड ₹8,400, रेजिडुअल वैल्यूज ₹500 एंड ₹400 रिस्पेक्टिवली. So the furniture account for the first 4 years if depreciation is written off according to the straight line method. तो हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट, वो भी कितने साल के लिए? 4 साल के लिए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी एसेट जिस डेट में परचेज किया है हम वो रिकॉर्ड कर लेंगे, उसकी स्क्रैप वैल्यू लिख लेंगे और यूज़फुल लाइफ लिख लेंगे. तो पहला जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी फर्नीचर हमने ख़रीदा है वो जिस डेट में ख़रीदा है, जितने अमाउंट में ख़रीदा है और उसका जो स्क्रैप वैल्यू है वो सारा एक साथ रिकॉर्ड कर लेंगे, जिससे हमें ये पता रहे कि कौन सा फर्नीचर किस ईयर में परचेज़ किया, जिससे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो पहला जो फर्नीचर ख़रीदा है, फर्नीचर फर्स्ट, वो ख़रीदा है 55,000 रुपीज़ में और कब परचेज़ किया है? 1 अप्रैल 2014 में. 1 अप्रैल 2014 में. और स्क्रैप वैल्यू इसकी दे रखी है 5,000 रुपीज़ और जो यूज़फुल लाइफ है वो 10 ईयर्स दिया है. कितना दिया है? 10 ईयर्स दिया है. फिर दूसरा जो फर्नीचर ख़रीदा है उसको ख़रीदा है 9,500 रुपीज़ में. 9,500 रुपीज़ में 1 अप्रैल 2015 को. 1 अप्रैल 2015 को. और इसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 500 रुपीज़ और कोई भी यूज़फुल लाइफ अलग से नहीं दिया, तो जो पहले फर्नीचर का था वही दूसरे का भी लेंगे. और तीसरा जो फर्नीचर ख़रीदा वो 8,400 का ख़रीदा है 1 अक्टूबर को और 1 अक्टूबर 2017 में. और इसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 400 रुपीज़. तो अब देखिए हम स्टार्ट करेंगे. डेप्रिसिएशन का जो रेट दिया है वो कितना दिया है हमको? तो स्टार्ट करेंगे हम और देखेंगे यहाँ पे पहला फर्नीचर कब खरीदा? 1 अप्रैल 14 को. अब देखिए ये कौन सा अकाउंट बना रहे? फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? एसेट का अकाउंट है. और एसेट के अकाउंट में अगर एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट में और डिक्रीज हो तो क्रेडिट में होता है. तो जब पहला फर्नीचर 1 अप्रैल 14 को खरीदा तो इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड में लिखेंगे सबसे पहले 2014 और जिस डेट में खरीदा अप्रैल 1 टू क्या लिखेंगे? कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं तो बैंक अकाउंट लिखिए और नंबरिंग ज़रूर कर दीजिए अगर एक से ज़्यादा खरीदा है. फर्नीचर 1 कितने का? 55,000 का. अच्छा, अब अगर इसको 1 अप्रैल को ख़रीदा तो ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 14 से, एंड कब होगा? 31 मार्च 2015 में. तो देखिए दूसरा कब खरीदा? 1 अप्रैल 15 को. मार्च में तो पहला साल ख़त्म हो गया 15 में, तो दूसरे साल में खरीदा कौन सा? फर्नीचर सेकंड. तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में 2015 मार्च 31. एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेप्रीशिएशन कैलकुलेट होगा हमेशा ईयर के एंड में, ठीक है. और इसके बाद अगर डेप्रीशिएशन होगा, क्योंकि डेप्रीशिएशन हमें चार्ज करना है, जो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फर्स्ट था उससे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, अभी उसी से दिया है. तो डेप्रीशिएशन डायरेक्ट एसेट अकाउंट में चार्ज होगा और ये एसेट को रिड्यूस करेगा तो एसेट होगा क्रेडिट साइड में लिखा बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट. और डेप्रीशिएशन किस पे लगा है? फर्नीचर फर्स्ट पे. कितना लगा है निकालना पड़ेगा. तो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर फर्स्ट कितना हो जाएगा? ओरिजिनल कॉस्ट है 55,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू दे रखा है 5,000, यूजफुल लाइफ है 10 ईयर. तो ये हो जाएगा 50,000 अपॉन 10 इज इक्वल टू ₹5,000. अब देखिए कहीं भी इस एसेट्स को बेचा नहीं मतलब ये हमारे पास ही रहेगा.
तो 4 साल के लिए हमें फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो चारों साल तो अमाउंट यही होगा, क्योंकि हर साल हम इसी पे ओरिजिनल कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू यूजफुल लाइफ की हेल्प से डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करेंगे, तो हर बार बराबर होगा। यानी कि दोबारा हमें डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डेप्रीशिएशन ऑफ फर्नीचर फर्स्ट आया, ये ईच ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5000 रुपीज़ डेप्रीशिएशन लगा दिया। अब अगर डेप्रीशिएशन लगाया है तो फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज भी होगी, तो यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा कैरी डाउन किसका, फर्नीचर फर्स्ट का, वो कितना बचेगा, 55,000 का था, 5,000 डेप्रीशिएशन लगा तो वैल्यू कितनी बची, 50,000। दोनों साइड का टोटल कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 55,000 और इधर भी हो जाएगा 55,000। अब देखिए ये जो बैलेंस क्रेडिट साइड में आया, इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है, जो एक्सेस है, डेबिट बैलेंस। तो नेक्स्ट ईयर में किस साइड लिखेंगे, जिस साइड का एक्सेस दिखाया होगा। ये कौन से साइड का एक्सेस है, डेबिट का। तो अगले साल जब हम लिखेंगे 2015 अप्रैल 1 को, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्नीचर फर्स्ट। कितना डेप्ट बचा है, 50,000 रुपीज़। अब देखिए फर्नीचर सेकंड कब खरीदा, 1 अप्रैल 15, यानी सेकंड ईयर के बिगिनिंग में। तो 1 अप्रैल 15 चल रहा है, तो 1 अप्रैल यहाँ पे लिखेंगे। और ख़रीदा है तो इंक्रीज़ होगा, पैसा जाएगा बैंक अकाउंट। कौन सा फर्नीचर है, सेकंड, कितने में खरीदा, 9,500 में खरीदा। तीसरा भी चेक कर लें, ये खरीदा 1 अक्टूबर 17 और अप्रैल 15 में ईयर स्टार्ट हुआ, तो 16 मार्च 31 को ईयर ख़त्म भी होगा। तो भाई 1 अक्टूबर 17 में ख़रीदा तो दूसरे साल में तो बिल्कुल भी नहीं ख़रीदा, क्योंकि ये 16 मार्च 31 को ख़त्म हो रहा है, और तीसरा ख़रीदा 1 अक्टूबर 17 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ इन्हीं दोनों का डेप्रीशिएशन लगेगा, तीसरा अभी ख़रीदा नहीं है। तो बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट फर्नीचर फर्स्ट और फर्नीचर सेकंड अलग अलग लिखेंगे। तो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर सेकंड। अब देखिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्या फर्नीचर पूरे साल यूज़ हुआ है। तो पहला जब खरीदा था, कब खरीदा, अप्रैल 1 में। डेप्रीशिएशन कब लगाना होता है, ईयर के एंड में। तो देखो अप्रैल से लेके मार्च पूरा साल है। दूसरा वाला भी देखो, यहाँ भी जो है सेकेंड ईयर में पहला फर्नीचर अप्रैल 1 को हमारे पास 50,000 का बैलेंस था, डेप्रीशिएशन मार्च में लगना है, मतलब पूरा साल यूज़ हुआ, पूरा डेप्रीशिएशन। फर्नीचर सेकंड कब खरीदा, अप्रैल 1 में खरीदा है, डेप्रीशिएशन कब लगेगा, मार्च में, मतलब पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगेगा। हमें यूज़ कितना किया ईयर में वो भी ध्यान में रखना है, उसी के हिसाब से डेप्रीशिएशन लगाना है। तो यहाँ पे 9,500 का है, इसकी रेजिडुअल वैल्यू 500 रुपीज़ है अपॉन 10, तो ये बचेगा 9,000 अपॉन 10 इज इक्वल टू 900 रुपीज़, यानी हर साल कितना, 900 रुपीज़। तो फर्नीचर फर्स्ट का ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, सेकंड का 900, टोटल 5,900। अब मार्च 31 को बैलेंस कर देंगे, बाई बैलेंस कैरी डाउन फर्नीचर फर्स्ट 50,000 का यहाँ पे 1 अप्रैल को बैलेंस था, फिर इस पे डेप्रीशिएशन कितना लगा, 5,000। तो फर्नीचर पे जब डेप्रीशिएशन लगा तो डिक्रीज़ करता है एसेट्स को, इसलिए क्रेडिट में लिखा था, तो डिक्रीज़ करेगा तो कितना बचेगा, 45,000। फिर फर्नीचर सेकंड 9,500 का खरीदा, फर्नीचर इंक्रीज हुआ डेबिट में, इस पे डेप्रीशिएशन लगा सेकंड पे, तो सेकंड की वैल्यू कम हुई तो लॉस हुआ, लॉस है तो किधर, क्रेडिट में। तो कितना डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होके 9,500 से 900 माइनस हुआ तो बचा 8,600, ठीक है। फिर इसके बाद इसका टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 53,600, टोटल करेंगे दोनों साइड का तो ये हो जाएगा 59,500, इधर भी टोटल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 59,500। ब्रॉट डाउन करिए इसको नेक्स्ट ईयर में, और हमेशा ध्यान रखना कि नेक्स्ट ईयर में अपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन करके लिखना। अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्नीचर फर्स्ट फर्नीचर सेकंड। फर्स्ट कितने का है, 45,000 आफ्टर सेकेंड ईयर डेप्रीशिएशन, एंड सेकंड फर्नीचर 8,600 आफ्टर डेप्रीशिएशन।
तो यहाँ पे टोटल कितना 53,600। अब देखिए तीसरा कब है, 1 अक्टूबर 2017 को खरीदा, लेकिन यहाँ पे तीसरा साल तो ख़त्म कब हो जाएगा, मार्च में ख़त्म हो जाएगा। मतलब तीसरे साल भी नहीं खरीदा उसको, खरीदा कब, चौथे साल में खरीदा। ठीक है, तो अब देखिए डेप्रीशिएशन लगाना है। ठीक है, तो हर साल डेप्रीशिएशन लगेगा क्योंकि यूज़ तो करेंगे ही। अप्रैल 1 को फर्नीचर 1 और 2 की वैल्यू हमारे पास 45,000 और 8,600 है। फर्स्ट का 45,000, सेकंड 8,600। डेप्रीशिएशन कब लगना है, मार्च में, तो पूरा साल यूज़ किया, और जब पूरा साल यूज़ किया तो पूरा डेप्रीशिएशन लगेगा। और डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में निकालते कैसे हैं हर साल, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ या एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ से डिवाइड करते हैं। तो हमने फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर रखा है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, कोई डेट में चेंज नहीं की आगे पीछे और आओ 10 महीने 12 महीने सारी जगह पे दिया है, हर जगह पूरे साल यूज़ हो रहा है तो पूरा डेप्रीशिएशन लगाएंगे। तो जब डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो डेप्रीशिएशन होता क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू को कम करता है। और एसेट अगर डिक्रीज होगा तो एसेट का अकाउंट बना रहे किस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट फर्नीचर फर्स्ट और फर्नीचर सेकंड। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पूरे साल का डेप्रीशिएशन हमने कैलकुलेट कर रखा है। 5,900 ये हो गया 5,900। अब इसके बाद बैलेंस निकालेंगे कि बचा कितने का हमारे पास, तो बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा तरीका यही है कि जो बिगिनिंग में बुक वैल्यू दी हो उससे डेप्रीशिएशन माइनस करके निकाल लो। तो बिगिनिंग में हमारे पास थर्ड ईयर के बिगिनिंग में 45,000 रुपीज़ का फर्नीचर फर्स्ट था और ईयर के एंड में 5,000 डेप्रीशिएशन लगा, तो बचा कितना 40,000। फर्नीचर सेकंड 8,600 का था 1 अप्रैल 2016 को, 31 मार्च 2017 को 900 डेप्रीशिएशन लगा, तो ये कितना बचेगा 7,700 रुपीज़। टोटल 47,700 रुपीज़ बैलेंस बचा। अब दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, तो डेबिट का टोटल 53,600 और क्रेडिट का भी टोटल हो जाएगा 53,600। अब इसको भी ब्रॉट डाउन करो 4th ईयर में, और ये लास्ट ईयर है जिसमें हमें जो है डेप्रीशिएशन को दिखाना है। 4 साल के लिए फर्नीचर अकाउंट कहा था, तो अप्रैल 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्नीचर फर्स्ट कितने का बचा है आफ्टर डेप्रीशिएशन 40,000, फर्नीचर सेकेंड 7,700, टोटल 47,700। अब देखिए ये 1 अक्टूबर 17 को ख़रीदा है और चौथा साल ख़त्म कब होगा, 2018 मार्च 31। 1 अप्रैल 17 से शुरू हुआ, 2018 मार्च 31 को ख़त्म होगा, यानी इसी ईयर के बीच में आएगा। तो अक्टूबर 1 यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट और फर्नीचर थर्ड। डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि फर्नीचर को ख़रीदा है तो फर्नीचर हमारा इंक्रीज़ होगा, इसलिए डेबिट में लिखा। और कितने का ख़रीदा था हमने इसको, 8,400 में, 8,400 में। अब हमें करना क्या है, मार्च 31 को डेप्रीशिएशन लगाना है। डेप्रीशिएशन हमारे एसेट को रिड्यूस करता है, इसलिए एसेट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, एसेट को क्रेडिट करेंगे तो बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। अब 3 एसेट पे लगेगा, फर्नीचर फर्स्ट पे, फर्नीचर सेकंड पे और फर्नीचर थर्ड पे। 3 फर्नीचर है, तीनों पे लगाएंगे। फर्स्ट और सेकंड का ऑलरेडी कैलकुलेट किया और चेक भी कर लीजिए कि अप्रैल में हमारे पास बैलेंस है और डेप्रीशिएशन कब लगाना है, मार्च में, मतलब पूरा साल यूज़ हुआ तो पूरा डेप्रीशिएशन। फर्नीचर फर्स्ट का 5,000, सेकंड का 900 रुपीज़। अब डेप्रीशिएशन निकालेंगे फर्नीचर थर्ड का ऑन फर्नीचर थर्ड, तो थर्ड है 8,400 का माइनस 400 इस पे स्क्रैप वैल्यू है और यूज़फुल लाइफ है 10। लेकिन इसको हमने ख़रीदा कब है, अक्टूबर 1 को, तो कितना यूज़ किया, अक्टूबर 1 से मार्च 31, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी जिस साल ख़रीदा उस साल हमने सिर्फ 6 महीने इसको यूज़ किया, तो ये 6/12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8,000
अपॉन 10 इंटू 6 अपॉन 12, 0 0 कट गया, 6 2 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, यानी डेप्रीशिएशन का अमाउंट कितना आया 400 रुपीज़ आया। टोटल कर लेंगे तो 6300 हो जाएगा। और यहाँ पे मार्च 31 को बैलेंस लिखेंगे कि बचा कितने का एसेट्स, बैलेंस कैरी डाउन। वैसे भी अगर आप देखिए कि बैलेंस हमने निकाला कैसे, तो दोनों साइड का टोटल कर दें। दोनों साइड का टोटल करेंगे तो डेबिट ज़्यादा दिख रहा है, 7 4 11 और 8 8 16 और 4 1 5, 56,100 रुपीज़। इधर है सिर्फ 6,300 रुपीज़। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 15 माइनस 6 9 4, 49,800 का बैलेंस आ रहा है। किसका, एसेट का। लेकिन 3 फर्नीचर है तो तीनों का हम अलग अलग बैलेंस दिखाएंगे। तो फर्नीचर फर्स्ट कितने का बचा, सेकंड कितने का बचा और थर्ड कितने का बचा। आखिर काम वही हमें करना पड़ा, इसीलिए हम पहले ही यहाँ पे बैलेंस निकाल के लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बैलेंस किधर आएगा, जिधर कम होगा। और डेबिट में तो ज़्यादा है, क्रेडिट में तो सिर्फ डेप्रीशिएशन लगा, तो बैलेंस किधर बचेगा, क्रेडिट में। दोनों साइड को बराबर करने के लिए जैसे लेजर प्रिपेयर करते थे, उसी तरीके से हमें फर्नीचर अकाउंट, कोई एसेट अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो अब फर्नीचर फर्स्ट हमारे पास 1 अप्रैल को कितने का था, 40,000 का। और डेप्रीशिएशन कितना लगा ईयर के एंड में, 5,000। डेप्रीशिएशन जब एसेट की वैल्यू को कम करता है तो कम कर दो, 35,000 हो गया। 7,700 फर्नीचर सेकंड था, 900 इस पे डेप्रीशिएशन लगा, तो ये बचेगा 6,800 का। और फर्नीचर थर्ड है, 8,400 का खरीदा और इस साल इस पे डेप्रीशिएशन लगा 400 रुपीज़, तो ये कितने का बचा, 8,000 का। अब अगर इसको प्लस करोगे तो ये आएगा 49,800। चेक कर लें, 800, 8 6 14, 5 19 और 3 और 1 4, ये हो गया। अब जैसे ये फर्नीचर हमने थर्ड जो खरीदा 1 अक्टूबर को खरीदा और मार्च में डेप्रीशिएशन लगाया 6 मंथ, लेकिन अगले साल इसका पूरा लगता, क्योंकि अप्रैल में बैलेंस लिखा जाता, क्योंकि अप्रैल ईयर के स्टार्टिंग से होता। जैसे इस साल आपने अक्टूबर में खरीदा तो मार्च के बाद अप्रैल में ही तो वो आपके पास एसेट्स रहेगा, तो अप्रैल से लेके मार्च तक रहेगा। तो कोई भी एसेट्स अगर हम ड्यूरिंग द ईयर परचेज करते हैं, यानी ईयर के बीच में किसी भी मंथ में अगर हम परचेज करते हैं, तो उस साल तो डेप्रीशिएशन हम मंथ अपॉन 12 करके निकालते हैं, जितने मंथ यूज़ किया हो। लेकिन नेक्स्ट ईयर से जब तक वो बेचते नहीं है तब तक पूरा डेप्रीशिएशन लगता है पूरे साल का। तो ये 2 क्वेश्चन आज करवाया, और भी इसके क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में सॉल्व कराएंगे।